हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। इस वीडियो में कुछ जो प्राइम मिनिस्टर अपने 15 अगस्त को जो लाल किले की प्राचीर से जो स्पीच दिए, फेमस स्पीच, वो हर बार ये कंटिन्यूअस इनका 7वां स्पीच था 2014 से 14 से कंटिन्यूअस। तो इसमें इन्होंने जो कुछ की पॉइंट्स जो बोले हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये कंप्लीट डिस्कशन नहीं करूँगा, इसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। वो आपके लिए जो इंटरव्यू इस बार दे रहे हो, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जीएस के लिए पेपर 1 में भी आएगा, आपको एसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, इन सारे चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो जो कुछ कीवर्ड्स है, और इनफैक्ट आप लोग से रिकमेंड करूँगा कि आप उस स्पीच को सुनिए। देखो, आप वेदर लाइक इट और नॉट, दैट डज़न्ट मैटर। लॉट ऑफ पीपल हैं, वो लाइक करते हैं, कुछ हैं नहीं लाइक करते हैं। लेकिन हमारे लिए एज़ ए यूपीएससी एस्पिरेंट, एज़ ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, एज ए एस्पिरेंट ऑफ एनी एग्जाम, हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटा होते हैं, वो या उनके स्पीच में कुछ कीवर्ड्स हैं, तो उन्हें हमें ध्यान रखना है चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने 2 नेम लिया, एक अरबिंदो घोष और एक विनोबा भावे। देखो, अरबिंदो घोष जो हैं आपके इनिशियली जो हैं क्रांतिकारी थे, फिर उसके बाद इंटीग्रल योगा और ये अरबिंदो आश्रम जो है पौंडीचेरी में, वो बहुत फेमस है। फॉर्च्यूनेटली आई वाज़ लकी कि मैं लास्ट ईयर वहाँ जा पाया था। तो आप श्री अरबिंदो घोष के बारे में, अरबिंदो घोष एंड बरिंद्र कुमार घोष, 2 ये भाई थे, ठीक है? और ये सिविल सर्विसेज वगैरह भी क्वालीफाई किए, हाइली टैलेंटेड पर्सन एंड ऑल। तो इनका जन्म जो है चूंकि 15 अगस्त को ही हुआ, 15 अगस्त 1872, और इनका डेथ जो हुआ 5 ऑफ दिसंबर 1950। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लोगे। विनोबा भावे, फुल नेम विनायक नरहरे भावे। तो विनोबा भावे, कैपिटल बी, ऑब्वियसली सम्मानित पर्सन। तो विनोबा भावे, तो देखो ये कहा जाता है कि इन्हें सेकंड गांधी कहा जाता था, ठीक है? सेकंड गांधी, इनफैक्ट देखोगे कि ये आजादी के बहुत अच्छे खासे समय बाद तक जिंदा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि देश ने उनको फिर वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जो इनिशियल टाइम में मिला, कहीं ना कहीं उसके बाद वो नहीं मिला। तो देखो, यदि गांधी जी के डेथ के बाद और देश जब आजाद हुआ, देश के पास दो समस्याएं थी कि आइदर हम सोशल पैटर्न ऑफ सोसाइटी को रखें, या फिर जैसे जमींदारी सिस्टम चल रहा था उसको। तो जमींदारी सिस्टम में या तो हम फोर्सफुली कर सकते थे, या फिर बेटर है समझा करके। तो जो ये थे विनोबा भावे, भूदान आंदोलन चलाए, सर्वोदय और भूदान, ठीक है? सर्वोदय आंदोलन और भूदान। हाउएवर, इन लॉन्ग टर्म भूदान आंदोलन सक्सेसफुल नहीं रहा, बट फॉर सम टाइम इन्होंने देश को, न्यूली इंडिपेंडेंट देश को, कंट्री को, भारत को एक टाइम दिया कि अपने पैरों पे खड़ा हो सके उस बीच में। क्योंकि तब इंडिया जब आजाद हुआ तो करीब 11 लाख जमींदार थे, हर जमींदार के पास 5 लठैत एवरेज होते थे। यदि भारत सरकार फोर्स अप्लाई करती, हमारी सेना उस समय उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, हम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑल फ्रंट पे फाइट करने के अवस्था में नहीं थे, बहुत सारी चीजें थी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों पर्सन का, और यहाँ इन्होंने जय जगत का नारा दिया। जो अपने प्राइम मिनिस्टर ने बोला जय जगत का, यानी कि जो है कि एक तरह से वर्ल्ड वर्ल्ड एज ए फैमिली के तौर पे ये चीजें देखा। इनफैक्ट कल जो है 16 ऑफ अगस्त, अटल बिहारी वाजपेयी का भी जो है डेथ एनिवर्सरी था। तो उसमें भी ये चीज आया कि जय जगत का उन्होंने भी घोषणा करी थी। तो ये इन दोनों पर्सन के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लोगे। तो मैं डिटेल बहुत सारी चीजों में नहीं जाऊंगा, बट जो पॉइंट्स बोला गया उस चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ, तो इसमें आत्मनिर्भर भारत तो ऑब्वियसली है कि इसमें एन नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं। जैसे आत्मनिर्भर भारत इन एग्रीकल्चर, इन डिफेंस, ठीक है, इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन इंपोर्ट, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक तरह से है। तो ये सारी चीजें, अब इसमें दो टर्म, हाउएवर इस चीज का इन्होंने जिक्र नहीं किया कि सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशियंसी, ये दो टर्म को समझो यदि आप लोग, तो अच्छा रहेगा। सेल्फ रिलायंस, यदि इसको देखोगे, सेल्फ रिलायंस का मतलब है एक पॉजिटिव नोट है, पॉजिटिव टर्म में यूज होता है कि इंडिया शुड बी सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं है कि हम इंपोर्ट को बैन कर रहे हैं, कि देयर आर थिंग्स आर कमिंग। क्योंकि देखो, आज हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एवरीथिंग हमारे पास नहीं है। तो दो चीजें हैं, इधर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण जो है कि हम
बैन कर सकते हैं इंपोर्ट, लेकिन सब चीज को इंपोर्ट यदि हम बैन कर देंगे तो देयर आर समथिंग विच वी कैन प्रोड्यूस इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे। लेकिन कुछ चीजें हैं उसके प्रोडक्शन में हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ऐसा चीज है हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी इसमें नहीं हम हो सकते हैं। तो ये सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि इंपोर्ट कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू इन द सेंस नो डाउट हम अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, हम अपने ऊपर हम अधिक से अधिक चीजों का अपने ऊपर प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन ये चीजें नहीं है कि हम इंपोर्ट बैन कर देंगे। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है कि हम अपने आप में हर चीज में सफिशिएंट हो। तो ये एक तरह से निगेटिव कंसेप्ट है कि आप उस चीज में ये ट्राई करते हो कि हम हर चीज इंडिया में ही प्रोड्यूस करें, इंडिया में ही बनाएं। तो ये कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूँ कि सेल्फ रिलायंस ज्यादा अच्छा है सेल्फ सफिशिएंसी की अपेक्षा वर्तमान समय के कंटेक्स्ट में यदि हम देखें तो। अब देखो हम यहाँ नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स पर नहीं जा रहे हैं कि अदरवाइज ए लॉट ऑफ पीपल विल फाइट की सेल्फ सफिशिएंसी। हम ये देख रहे हैं कि जो है कि लिबरल इंटरप्रिटेशन के अनुसार, जो वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के लिबरल इंटरप्रिटेशन के अनुसार हम इसको देख रहे हैं। फिर उन्होंने वोकल फॉर लोकल ये दिया। इनफैक्ट जो जैसे यूपी गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च किया, वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा चीजें हैं कि वोकल फॉर लोकल के लिए देखो अपने प्राइम मिनिस्टर लंबे समय से इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट देखो यदि आप एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा का कंसेप्ट देखो, प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, तो कहीं ना कहीं ये भी उसमें भी एक, या फिर अर्बन मिशन वगैरह है कि आप जो रूरल एरिया है उसको भी आप डेवलप करो। हर यदि डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रॉपर तरीका से जो जिस क्षेत्र में जिसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हम उसको डेवलप करें तो इंडिया का जो ग्रोथ होगा वो बैलेंस टाइप का होगा। अदरवाइज क्या है ना, लोप साइडेड हो गया है। जैसे गाँव में चीजें उपलब्ध बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं है। जस्ट एग्जांपल करो कि मैं अभी सपोज गांव में हूँ, दिल्ली में आप रहो बड़े मेट्रो सिटी में तो लाइट ऑलमोस्ट टाइम रहता है। गांव में देखोगे लाइट नो डाउट रहता है, यहाँ मैं काम ऑलमोस्ट कर ले रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं पंक्चुअल नहीं होता है। कभी चलो ये है, कभी आया फिर कटा, फिर 10 टाइम्स तो एटलीस्ट कटता है। लेकिन आप बड़े शहर में बहुत बार देखोगे, इनफैक्ट जैसे मैं अहमदाबाद मल्टीपल टाइम गया हुआ हूँ, तो सम टाइम मैंने देखा 10 डेज में रहा, 1 सेकेंड, वन वन सेकेंड के लिए भी लाइट नहीं कटा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ शहर को अधिक प्रमोट किया। तो वोकल फॉर लोकल वगैरह ये सारी चीजें हम गाँव को भी विकास करने लगे, तो कहीं ना कहीं जो लोप साइडेड डेवलपमेंट है यानी कि शहर का ज्यादा और गाँव का, तो इस चीज को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये वोकल फॉर लोकल के बारे में स्टडी कर लोगे। फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। इनफैक्ट देखोगे यदि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर रिसेंट टाइम में देखोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जो एक तरह से जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उन चीजों पर ध्यान दिया। और इनफैक्ट जैसे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है नॉर्मली जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक ध्यान देती है, और अभी हम जैसे डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके बाद ये में ये जो लुधियाना से आपका बंगाल जा रहा है, या फिर हम बांग्लादेश के साथ कंटेनर फ्रेट कॉरिडोर वगैरह, तो ये सारी चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसके तहत हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट देखोगे पोर्ट लेड ग्रोथ, भारतमाला प्रोजेक्ट और एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ आईडी, ठीक है। तो ये डिजिटल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी जो कोविड-19 क्राइसिस ने, ये कहीं ना कहीं डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत एक तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया। इस क्राइसिस ने ये प्रमोट किया कि हम एटलीस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये प्रमोट करें। तो इस पर आपको देखना है हेल्थ आईडी। देखो ये चीजें हैं, हम ये आपको बता रहे हैं कि इन चीजों पे आपको फोकस करना है। इन कमिंग डेज जैसा होगा तो हम एक एक करके चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप से इन चीजों को एक बार स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन भी देखो अच्छा खासा टाइम से चल रहा है और हर घर को जल पहुंचाने की सुविधा। और आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट हमारे गांव में भी लास्ट प्रोबेबली 2 इयर्स से समथिंग, जैसे अभी है टाइमली ऑलमोस्ट वाटर आता है सुबह में और शाम में। तो कहीं ना कहीं जो हैंड पंप वगैरह है तो उसकी जरूरत नहीं है आजकल, जो भी है टाइमली। हाँ, थोड़ा सा आप अवेयर रहें या फिर जैसे आप अपने घर में टंकी वगैरह लगवा लें तो वो वाटर सप्लाई आता है टाइमली, उस चीज को
कर सकते हैं। तो जल जीवन मिशन और इसके तहत हर घर नल जल, और फिर उसके बाद की वाटर प्रोटेक्शन, जो भी जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर के ये सारी चीज़ें। फिर आपका है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये अपने आप में एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। तो ये आपका देखो 2020 आपके के कस्तूरीरंगन इसकी इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं। और 1986 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में के बाद ये आपका एक तरह से 34 ईयर्स के बाद एजुकेशन पॉलिसी आया। और इस एजुकेशन पॉलिसी ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को के इस्टेब्लिशमेंट पर जोर दिया है, क्योंकि रिसर्च जो है, हम रिसर्च को अधिक से अधिक प्रमोट करने के मूड में हैं कि हम चाहते हैं कि देश जो है अधिक से अधिक रिसर्च की ओर शिफ्ट करे। इनफैक्ट देखोगे, जैसे अभी इसमें एमफिल हटा दिया गया है, मैंने हटाने का प्रोविजन किया गया है, और डायरेक्ट कोई भी पीएचडी कर सकता है। तो उससे क्या है कि रिसर्च ओरिएंटेड, इनफैक्ट देखोगे ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले ही जो कुछ आईआईटी और ये एनआईटी के ग्रेजुएट थे, उन्हें एक तरह से डायरेक्ट पीएचडी करने के लिए 1000 स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। और जैसे नॉर्मल पीएचडी करने पे सपोज 35,000 या 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, लेकिन उन लोगों को 70,000 के आसपास, ताकि जो ब्राइट माइंड है वो उस चीज में आ सके। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर ऑलरेडी बहुत लंबे समय से चल रहा है, 1972 से ही। लेकिन अब प्रोजेक्ट लायन के तौर पे और प्रोजेक्ट डॉल्फिन डॉल्फिन वगैरह को, इन लोगों को प्रोटेक्ट करना ये जरूरी हो रहा है। प्रोजेक्ट लायन लायन के ये है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण जो है गिरनार में, गिर जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत सारे लायन मर गए थे। इनफैक्ट इंडिया में देखो कि टाइगर तो देखा जाए तो इंडिया में 50 टाइगर्स रिजर्व है, लेकिन लायन जो है मेनली आपका गिरनार क्षेत्र में ही सिचुएटेड है। तो टाइगर को भी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीका से इन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और इनके ग्रोथ को प्रमोट करने की जरूरत है, इनके संख्या को वृद्धि करने की जरूरत है। फिर प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी देखो, डॉल्फिन कहीं ना कहीं वाटर में यदि है तो वो इंडिकेटर स्पीसीज एक तरह से हैं, कि यदि डॉल्फिन पाए जा रहे हैं रिवर में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अच्छा उसका वाटर हेल्थ वगैरह है। फिर एफडीआई में ग्रोथ जो है हाईएस्ट लेवल पे देखा गया है। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखो, एक एफआईआई होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक तरह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो आपका है जो है कि उसमें क्या होता है, शेयर मार्केट में लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, मान के चलो कि कोई कंपनी यहाँ खोली, सपोज करो कि इंडिया सैमसंग जो है, सैमसंग जो नोएडा में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लांट लगाने वाली है। तो वो क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट होगा ना वहां से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार डायरेक्ट मिलेगा, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होगा। लेकिन कोई भी यदि पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो पोर्टफोलियो कम अनस्टेबल टाइप का होता है ना, कि वो पैसा शेयर में लगाएंगे और यहाँ से प्रॉफिट अर्न करके चले जाएंगे, और उससे डायरेक्ट कोई बेनिफिट भी, एक तरह से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन एफडीआई वगैरह में बहुत सारी चीजें फायदा होता है। नेक्स्ट आपका ये चीजें है यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर प्लस 10 जो होते हैं वो 2 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर 2 ईयर्स के लिए। तो 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, आपका ये चाइना और रसिया, 5 परमानेंट हैं, उन्हें वीटो पावर है। लेकिन 2 ईयर्स के लिए जो 10 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, और उनके पास वीटो का पावर नहीं होता। और इंडिया इस समय प्रोबेबली शायद, एग्जैक्ट आई एम नॉट श्योर, लेकिन 7th टाइम शायद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हुए। और इस चीज का प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जोर दिया, क्योंकि जो इस बार है इंडिया 186 मेंबर, 193 में से 186 ने भारत की सदस्यता को प्रमोट किया। और कहीं ना कहीं इंडिया जो है परमानेंट जो है परमानेंट सीट के लिए प्रबल दावेदार भी है। फिर देखो, निगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट इन डिफेंस, ये ऑलरेडी मैं कुछ चीजें डिस्कस कर चुका हूं कि इंडिया अभी चाह रही है कि जो चीजें हम इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे आपका पिनाका मिसाइल, पिनाका गाइडेड जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। फिर उसके बाद तेजस, तेजस का स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर जी ने नाम भी लिया था। तो तेजस हो गया, आपका पिनाका हो गया, और कुछ कुछ जो चीजें हैं जो हमारे पास इंडिजीनियसली जो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जैसे हाई एंड के, सपोज अभी राफेल आया, तो राफेल जैसे अभी जो
फाइटर प्लेन है जो 4.5 जनरेशन का जो है, तो हम अभी अपने आप से इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर करने के एबल नहीं है। लेकिन जो जैसे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और जो बहुत सारे जैसे वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति और ये सारी चीज़ें जो है, जो हम इंपोर्ट कर सक जो हम सॉरी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो उसे नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट में रखा गया, यानी कि ये चीज़ें इंपोर्ट नहीं होंगी। फिर एनसीसी, नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स, तो नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स जो है वो उसको इंक्रीज किया जा रहा है। देखो इसमें से क्या होगा कि कोस्टल एरिया में डिफरेंट 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 रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट जो फोर्सेस हैं वो इन चीज़ को करेगी। जैसे जो कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया में नेवी इनका एग्रीगेट जो ट्रेनिंग वगैरह का ये ध्यान रखेगी, क्योंकि जो कोस्टल एरिया का जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। तो कोस्टल एरिया वाले में डिस्ट्रिक्ट्स में नेवी उसमें लीड लेगी। फिर जो नॉर्मल है, तो उसमें आर्मी आर्मी अभी तक जो है आर्मी उस चीज़ को कंडक्ट करवाती है। और फिर लेकिन जो एयरफोर्स बेस स्टेशन के आसपास के जो हैं, तो उसमें एयरफोर्स इसमें लीड करेगी, तो ताकि एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन इनके ये में हो। अभी भी जैसे देखो एज ए असिस्टेंट कमांडेंट जब आप बनते हो, तो आप देखोगे नोटिफिकेशन में जब लिखा हुआ रहता है कि जो एनसीसी का जिनके पास सर्टिफिकेट है एटलीस्ट बी और सी का, तो उन्हें जो ड्यू कंसिडरेशन जो इंटरव्यू के ड्यूरेशन में यानी पर्सनालिटी टेस्ट के ड्यूरेशन में उनको ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाएगा, यानी कि सम मार्क्स हो सकता है, जैसे स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं कि कितने मार्क्स दिए जाएंगे, बट आपको कुछ एडवांटेज मिलता है। फिर आपका देखोगे करतारपुर साहिब कॉरिडोर, तो कहीं ना कहीं जो भी सिख पिलग्रिमेज थे, तो गुरु नानक देव जी का लास्ट जो टाइम था, तो उन्होंने वहीं बिताया पाकिस्तान के पार्ट में, तो कहीं ना कहीं ये कॉरिडोर एक अच्छा है। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे भी उन्होंने नेम लिया, तो आपको एटलीस्ट ये चीज को करना है। और रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी, इथेनॉल वगैरह, ये इस चीज का नेम उन्होंने लिया। तो ये कुछ स्मॉल से टॉपिक्स, ये एक तरह से कंपाइलेशन ऑफ कुछ टॉपिक्स है, तो उसको इंटीग्रेटेड वे में, हमेशा मैं बोलता हूँ कि इंटीग्रेटेड वे में अप्रोच करो। और देखो ए लॉट ऑफ थिंग्स है कि आप कुछ लोगों को ये लगता है कि ये नहीं आएगा या ये आएगा, यू आर नॉट श्योर कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इट्स बेटर है कि आप जितना अधिक से अधिक तैयार रहो, जितने अधिक से अधिक चीजों को कर सकते हो, और दोनों पेपर को एक तरह से कंबाइन में लेकर के चलो। जो इंटरव्यू इस समय देना है, तो इंटरव्यू वगैरह के लिए भी ये सारे चीजों को ये आप तैयार रखो। तो ये चीजें जो स्मॉल में हमने ये किया, कुछ भी जिनको भी क्वेश्चन क्यूरी है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें भी टेस्ट वगैरह देना है, तो वो केमिस्ट्री पे दे सकते हैं। और चीजें यदि होगी, मैं धीरे धीरे करके चीजों को डिस्कस करता ही रहता हूँ। ओके, थैंक यू।